उत्तर प्रदेश में इंडिया गठबंधन के बीच सीटों का फॉर्मूला तय हो चुका है। उस सीटों पर समझौता हो चुका है जिस पर समाजवादी पार्टी पहले ही प्रत्याशियों का ऐलान कर चुकी है। ऐसे में अब सवाल यह है कि आखिर इस समझौते से किसका फायदा होने वाला है। क्या अखिलेश यादव गठबंधन के बाद भी कांग्रेस के साथ में खेल कर दिया है? इससे समझने के लिए कांग्रेस को मिली 17 सीटों का समीकरण समझ लीजिए। कांग्रेस को जो 17 सीटें मिली हैं उनमें से 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी कभी नहीं जीती, वहीं 7 सीटों पर समाजवादी पार्टी सिर्फ एक बार चुनाव जीती है। वहीं 3 सीटों पर समाजवादी पार्टी एक से ज्यादा बार यानी कि 2 या 3 बार जीती है। साथ ही प्रधानमंत्री मोदी के सामने खुद नहीं समाजवादी पार्टी ने वाराणसी सीट से कांग्रेस को जगह दे दी है और खुद मैदान में नहीं उतरी है। अब आपको उन 17 सीटों का चुनावी परिणाम भी बता देते हैं जहां कांग्रेस अब अपने प्रत्याशी घोषित करेगी। 2019 में उन 17 सीटों पर बीजेपी के 14 सांसद जीत दर्ज किए थे। तो वहीं 2019 के चुनाव में उन 17 सीटों में से सिर्फ एक सीट पर कांग्रेस जीत पाई थी। बात समाजवादी पार्टी की करें तो 2019 में उन 17 सीटों पर सपा को एक भी सीट में जीत हासिल नहीं हुई थी। वहीं बसपा को 2 सीटों पर जीत मिली थी। यानी ये आंकड़े बताने के लिए काफी हैं कांग्रेस को सपा ने कौन सी सीटें दी हैं। आपको एक रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं। में फेल हुए गठबंधन को पास करवाने के लिए एक बार फिर 2 लड़कों की जोड़ी 7 साल बाद जीत का तोड़ निकाल रही है। एक बार फिर उसी समीकरण को फिट करने की कोशिश हो रही है जिससे बीजेपी के मिशन 80 को रोका जा सके। लेकिन जंग लगी इस जोड़ी की हवा उस वक्त निकल गई जब गठबंधन का ऐलान पार्टी के अध्यक्ष ने नहीं बल्कि पार्टी के नेता ने किया। उत्तर प्रदेश में आपसी समन्वय से, चर्चा से यह निर्णय लिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यहां पर उत्तर प्रदेश में 17 सीटों पर चुनाव लड़ेगी और इस गठबंधन के तहत अन्य जो बची हुई 63 सीटें इन पर इंडिया गठबंधन के जो भी उम्मीदवार समाजवादी पार्टी के, अन्य दलों के भी जो कि इसमें समावित होकर इस गठबंधन में शामिल होंगे। ये 2 तस्वीर इस बात की गवाही देने के लिए काफी है कि 2017 और 2024 के गठबंधन में क्या फर्क है। कोई विवाद नहीं है, आपके सामने सब चीजें साफ हो जाएंगी बहुत जल्दी। इंचार्ज पांडे जी ने कहा है बीएसपी के लिए कि उनके लिए अभी बात सब पुरानी हो गई। अरे आपने दरवाजा बंद तो नहीं कर दिया? कितनी पुरानी बातें बता रहे हो। मैंने आपसे क्या कहा, कितना अच्छा सवाल पूछा, कितना अच्छा जवाब दिया मैंने, और उसी में से आप सब कुछ निकाल लो। आपकी पार्टी के बदले शेरवानी है, अंत भला तो सब भला। दरअसल अखिलेश यादव ने गठबंधन को लेकर कहा अंत भला तो सब भला, अंत भला तो सब भला। यानी 32 सीटों पर प्रत्याशियों की घोषणा के बाद अखिलेश को गठबंधन की याद आई, वो भी तब जब प्रियंका गांधी ने अखिलेश यादव के साथ आने की अपील की। दावा है कि प्रियंका गांधी ने अखिलेश से फोन पर बात की। प्रियंका गांधी ने मुरादाबाद की अपनी सीट छोड़ दी, समाजवादी पार्टी ने वाराणसी सीट छोड़ दी, कांग्रेस ने सीतापुर सीट ली, कांग्रेस को मथुरा की सीट मिली। यानी प्रियंका गांधी के एक फोन से यूपी में बिगड़ने वाली बात बन गई, जिस पर डिम्पल यादव ने भी खुशी जाहिर की है। समाजवादी पार्टी शुरू से ही चाह रही थी गठबंधन हो, लेकिन थोड़ी देरी हुई है क्योंकि हमारे यहाँ पे सामने भाजपा खड़ी है। लेकिन इस बात की मैं सभी समाजवादी पार्टी के लोगों को और कांग्रेस के लोगों को बधाई देना चाहती हूँ कि गठबंधन आखिरकार अपने डेस्टिनेशन पे पहुँच गया है और आप देखेंगे कि इसके परिणाम बहुत ही अच्छे होंगे और सब लोगों का समर्थन मिलेगा। हालांकि इस गठबंधन के पीछे सियासी फायदे भी तलाशे गए। अखिलेश यादव ने उन्हीं सीटों पर समझौता किया जहां उनकी पार्टी कमजोर साबित हो रही थी, क्योंकि कांग्रेस को मिली 17 में से 7 सीट पर सपा कभी नहीं जीती। 7 सीटों पर सिर्फ एक बार समाजवादी पार्टी जीती, वहीं 3 सीट पर समाजवादी पार्टी एक से ज्यादा बार जीती। यानी कांग्रेस के खाते में वही सीटें गयी जहां अखिलेश यादव खुद को कमजोर मान रहे थे। ऐसे में अब गठबंधन के बाद कांग्रेस के सामने वजूद बचाने की चुनौती है, क्योंकि दोनों दलों में गठबंधन तो हो चुका है, लेकिन जब सामने मोदी योगी की जोड़ी हो, 80 सीटों का विशाल लक्ष्य हो,
और 2017 की विधानसभा का प्रयोग फेल हो चुका हो। ऐसे में कैसे 2024 में बीजेपी से मुकाबला करेंगे, ये बड़ा सवाल है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी साथ साथ लड़ने जा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ अब विपक्षी पार्टी के नेता बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। इसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बड़े बड़े नेता शामिल हैं। समाजवादी पार्टी के कई नेता आज बीजेपी में शामिल हो गए। तो वहीं कांग्रेस के नेता ने भी बीजेपी का दामन थामा है। बस्ती से समाजवादी पार्टी की चेयरमैन नेहा अब बीजेपी में शामिल हो चुकी है। वहीं समाजवादी पार्टी की नेता ऋचा सिंह भी बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस नेता उदित राज के भाई भी अब बीजेपी के हो चुके हैं। यानी कि उधर गठबंधन का ऐलान हुआ, इससे पहले बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम लिया है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। उत्तर प्रदेश में विपक्षी दल समाजवादी पार्टी की चुनौतियां बढ़ गई हैं। पार्टी के बड़े बड़े नेता बीजेपी का दामन थाम रहे हैं और अखिलेश के पीडीए फॉर्मूले को ढकोसला बता रहे हैं। लखनऊ से आई इस तस्वीर पर गौर करें तो कई ऐसे नेता भगवा रंग में रंग चुके हैं जो कभी अखिलेश की साइकिल यात्रा की रफ्तार बढ़ा रहे थे, लेकिन अब यही लोग बीजेपी के विजय रथ पर सवार हो चुके हैं। लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुटी भारतीय जनता पार्टी की विपक्षी दलों पर सर्जिकल स्ट्राइक लगातार जारी है। यानी कि भारतीय जनता पार्टी विपक्षी दलों में लगातार सेंधमारी कर रही है और दूसरी पार्टियों के बड़े नेताओं को लगातार भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कराई जा रही है। आज भी भारतीय जनता पार्टी में कई पूर्व मंत्री, पूर्व सांसद, पूर्व एमएलसी ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली। इनमें सपा, बसपा के, कांग्रेस के तमाम नेता शामिल है। चुनाव से पहले ये झटका सिर्फ अखिलेश यादव को नहीं बल्कि कांग्रेस के लिए भी किसी सदमे से कम नहीं, क्योंकि जहां सपा नेता ने बीजेपी का दामन थामा, तो वहीं कुछ कांग्रेसी नेता भी बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। बस्ती से एसपी की चेयरमैन नेहा वर्मा बीजेपी में शामिल, समाजवादी पार्टी के नेता अंकुर वर्मा बीजेपी में शामिल, प्रयागराज से एसपी प्रत्याशी रही ऋचा सिंह बीजेपी में शामिल। वहीं कांग्रेस नेता उदित राज के भाई कालीचरण ने भी बीजेपी की सदस्यता ले ली। यानी दो लड़कों की जोड़ी के बीच कांग्रेस और समाजवादी पार्टी में भूचाल आ चुका है। बहुत गर्व का विषय है, हमारे लिए बहुत आनंद देने वाला क्षण है कि आज आपकी सदस्यता के लिए ग्रहण करने के लिए हमारी सरकार के वरिष्ठ उप मुख्यमंत्री आदरणीय केशव जी और ब्रजेश पाठक जी की उपस्थिति में आप लोग सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी और गठबंधन जीतने जा रहा है और इसमें आप अपनी भूमिका, जैसे जब कोई पवित्र यज्ञ चल रहा हो उसमें आहुति डालने का मौका मिलने वाला हो और उस मौके को आपने चुनने का काम किया है, इसलिए मैं आपका भी अभिनंदन करता हूं। एक तरफ बीजेपी का कुनबा बढ़ रहा है तो दूसरी तरफ बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा विशेष अभियान शुरू करने जा रहा है। लखनऊ के दरगाह से अभियान की शुरुआत हो चुकी है। मोदी हमारा भाई के नाम से चुनावी अभियान चलाया जा रहा है। मुस्लिम आबादी वाले इलाकों में संवाद करेंगे। 20% वोट बैंक को पाले में लाने की कोशिश होगी। यानी उत्तर प्रदेश में 80 सीटों का लक्ष्य लिए बीजेपी अब चुनावी तैयारियां युद्ध स्तर पर शुरू कर चुकी है, जिसके जरिए विपक्ष की रणनीति को कमजोर करने के साथ ही अपने कुनबे को मजबूत करने की भी है, ताकि यूपी के रास्ते दिल्ली की गद्दी पर हैट्रिक लग सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। वहीं अल्पसंख्यकों के लिए बीजेपी के विशेष अभियान पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मदरसे का अधिकार छीना गया। अल्पसंख्यकों के अधिकार भी बीजेपी छीन रही है। बीजेपी पर मुस्लिमों का भरोसा नहीं है। समाजवादी पार्टी ने अल्पसंख्यकों के लिए काम किया है, तो यहां पर अखिलेश यादव ने निशाना साधा है। कि मदरसों के साथ और जो बोर्ड और जो उनको काम करने के अधिकार थे, क्या ये सरकार नहीं छीन रही? केवल मदरसों के नहीं, माइनॉरिटी के जितने भी अधिकार थे उनको छीनने का काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। तो कोई इन पे कैसे भरोसा करेगा? मुझे याद है नेताजी के समय पर माइनॉरिटी आगे बढ़े, पढ़ाई में उनको और आगे बढ़ने का मौका मिले। एक्ट जब बना था यूनिवर्सिटी बनाने का,
तो नेताजी का बहुत बड़ा योगदान रहा, समाजवादियों का योगदान रहा। नैमिषारण्य धाम से एक बार फिर से सीएम योगी आदित्यनाथ ने सनातन का संदेश दिया। दरअसल अयोध्या की तर्ज पर निर्माण हो रहे नैमिषारण्य धाम में आज सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंचे, जहां उन्होंने मंदिर में पूजा पाठ के बाद जगन्माता राजराजेश्वरी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में वो शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। अयोध्या के बाद सीएम योगी की नजर हिंदू तीर्थस्थल नैमिषारण्य पर है, जिसका विकास अयोध्या की तर्ज पर किया जा रहा है। इसी को लेकर सीएम योगी आज नैमिषारण्य पहुंचे। जहां उन्होंने जगन्न माता राजराजेश्वरी की मूर्ति के प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम में शामिल हुए और पूजा पाठ के बाद उन्होंने चित शक्ति द्वार का भी उद्घाटन किया। इसके बाद कार्यक्रम को संबोधित करने के दौरान उन्होंने कहा कि मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए काम करना है। मैं धार्मिक इसलिए हूं क्योंकि मुझे देश के लिए कार्य करना है, क्योंकि देश हमारे लिए पहले है और इस दृष्टि से हम सब कार्य करेंगे। मेरी साधना इसलिए वो देश के हित में लगे, मेरा वैभव इसलिए वो देश के हित में लगे। जिस दिन हर भारतवासी इस प्रकार के भाव के साथ कार्य करना प्रारंभ कर देगा, याद रखना, भारत को दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में स्थापित होने से कोई रोक नहीं सकता है, कोई रोक नहीं सकता है। सीएम योगी ने हिंदू तीर्थ स्थल नैमिषारण्य से एक बार फिर सनातनी आस्था और हिंदुत्व का मुद्दा उठाया और बताया कैसे देश हमारे लिए सबसे पहले है। उन्होंने देश की जनता से भी अपील की और मोदी सरकार में हो रहे विकास कार्यों को गिनाया। साथ ही कहा कि राष्ट्र निर्माण के लिए प्रधानमंत्री मोदी जात पात से ऊपर उठकर काम कर रहे हैं। जब अच्छा कार्य होता है तो समाज का हर तबका उससे लाभान्वित होता है। यज्ञ भी होता है तो यज्ञ में हर तबका लाभान्वित होता है, एक राजमिस्त्री से लेकर के, एक श्रमिक से लेकर के एक यज्ञाचार्य तक, हर एक को पुण्य प्राप्त होता है और उस पुण्य के साथ हम सब भी सहभागी बन सकें। इसलिए राष्ट्र निर्माण की जो प्रवर्तमान अभियान है, प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्यक्रम देश के अंदर चल रहे हैं, उसका उद्देश्य एक ही है, हम सबके लिए जाति, पंथ, वेशभूषा, खान पान, इन सब से ऊपर उठ करके हम सब अपने देश के बारे में सोचें। दरअसल जगदम्बा राजराजेश्वरी मंदिर दक्षिण शैली में बनाया गया है और नैमिषारण्य धाम अपने आप में एक बहुत बड़ा तीर्थ स्थल है। यहाँ समय समय पर लाखों की भीड़ में लोग पहुँचते हैं और इसी को ध्यान में रखते हुए पिछले 4 साल में भव्य मंदिर का निर्माण करवाया, क्योंकि सीएम योगी साफ कह चुके हैं कि सनातन धर्म इस सृष्टि का धर्म है, मानवता का धर्म है। जब तक सनातन धर्म है, विश्व मानवता के कल्याण का मार्ग प्रशस्त करता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश से भ्रमण कर रही है, लेकिन इस दौरान उन्होंने 2 बार विवादित बयान दिया है। पहले उन्होंने यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताया, तो वहीं महानायक अमिताभ बच्चन और ऐश्वर्या राय के लिए अपमानजनक बातें भी कही। अब इसी को लेकर बीजेपी कांग्रेस के साथ की राहुल गांधी से माफी की मांग कर रही है। आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं। राहुल गांधी की यात्रा का विरोध और विवादित बयान पर जारी सियासी गतिरोध के बीच राहुल गांधी ने एक और बयान दिया है। यूपी के युवाओं को नशेड़ी बताने वाले राहुल गांधी अब युवाओं पर सोशल मीडिया का हवाला देकर टिप्पणी कर रहे हैं और अमिताभ बच्चन, ऐश्वर्या राय के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल कर रहे हैं। कभी कहेंगे उधर देखो भैया अमिताभ बच्चन नाच रहा है, वो देखो भैया उसके साथ ऐश्वर्या राय नाच रही है,
आप लोग इधर उधर देखोगे, ओ हाँ भैया वहां पे पाकिस्तान में बड़ा प्रॉब्लम, ओ भैया देखो चाइना में ये हो रहा है, ओ देखो भैया ऐश्वर्या राय नाच गई। मीडिया में आपको यही दिखेगा। 73% की मीडिया में बात नहीं होगी। आज का युवा नशे में, मैंने वहां देखा, बनारस में देखा, सड़क पे देखा, नहीं तो अगर शराब नहीं पी रहा तो फिर इस मोबाइल फोन पे 7-8 घंटा 7-8 घंटा भैया वीडियो देखता रहता है, वीडियो देखता रहता है, एक दूसरे को भेजता रहता है। दरअसल राहुल गांधी की यात्रा उत्तर प्रदेश में जहां से भी गुजर रही है, वहां कांग्रेस को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। राहुल गांधी के खिलाफ जगह जगह पोस्टर लग रहे हैं और सवाल कांग्रेस के अंदर गुटबाजी पर भी उठ रही है, क्योंकि जब राहुल गांधी उन्नाव से यात्रा लेकर निकले तो रैली में नाम मात्र भीड़ दिखी। ऐसा राज्य है जिसमें 90% को रोजगार नहीं मिल सकता। दरअसल 2 दिनों तक अमेठी और रायबरेली में उम्मीद से पड़े। जब राहुल गांधी का विरोध हुआ तो उनकी जुबान और तीखी हो गई। तभी उन्होंने यूपी के युवाओं को शराब पीकर नाचने वाला बेरोजगार तक कह दिया, जिस पर अब बीजेपी माफी की मांग कर रही है। तो जगह लोगों से बदतमीजी भरे वर्ड बोलते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में बोल दिया कि उत्तर प्रदेश का युवा नशेड़ी है, नशे में पड़ा हुआ है, नाच रहा है, भविष्य नशे में डांस कर रहा है। युवाओं की बेइज्जती करना, पूरे देश की युवाओं की बेइज्जती करना, इस तरह के काम कर रहे हैं। कभी पत्रकारों से भिड़ जाते हैं, कभी उनसे बदतमीजी भरी बात करते हैं। और मैं समझ रहा हूं कि जो है खुद न्याय यात्रा निकालने वाला व्यक्ति जो न्याय यात्रा कह रहा है, लोगों के साथ अन्याय कर रहा है, युवाओं के साथ और पत्रकारों के साथ अन्याय करने का काम कर रहा है। राहुल गांधी जी की पार्टी में जो नेता उनके पिताजी के साथ रहे, उनकी दादी के साथ रहे, उनकी माँ के साथ रहे, उनके साथ उतना बेइज्जती का व्यवहार हो रहा है, उनके साथ इतना अन्याय हो रहा है। पहले राहुल जी को अपने वरिष्ठ नेताओं के अन्याय के खिलाफ न्याय करना चाहिए, तब जाकर के उन्हें कुछ कहना चाहिए। बावजूद इसके कानपुर में कांग्रेस राहुल गांधी को भगवान कृष्ण और अजय राय को अर्जुन की तरह दिखा रही है और पोस्टर के जरिए खुद को सॉफ्ट हिंदुत्व का टैग दे रही है। लेकिन हैरानी इस बात से हो जाती है, आखिर राहुल गांधी के लिए यूपी के युवा नशेड़ी और शराबी कैसे हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने राहुल गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि अपमान करना कांग्रेस की आदत है। कांग्रेस का नशा उतर चुका है, रायबरेली में भी नशा उतरेगा। यूपी का अपमान करना, यूपी के युवाओं का अपमान करना, ये कांग्रेस की पुरानी आदत है। और उन्होंने यूपी के युवाओं को नशेड़ी कहा है। और मैं ये कह सकता हूं कि अमेठी की जनता ने 2019 में कांग्रेस का नशा उतार दिया था। अब 2024 में रायबरेली से भी और देश से भी उनका नशा उतारने का काम देश के नौजवान करेंगे। और इसी के साथ लाख टके की बात में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी।